Students, how are you all? I hope you all are good. And अपना जो चैप्टर रहता है वो 7th क्लास साइंस में सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें अपन ने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम है और उसके डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स है उनकी पोजीशन है उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट अपने टीथ के बारे में स्टडी कर रहे तो इसमें टीथ और डिफरेंट टाइप के अदर जो ऑर्गन्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें देखा था कि द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनामल। कहते हैं कि एनामल का जो आउटर या उसके ऊपर की जो लेयर होती है उसको एनामल बोलते हैं। एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो एनामल ही है। द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ प्रेजेंट अबाउ द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन। कहते हैं कि विजिबल पार्ट, दिखने वाला वो पार्ट जो गम्स के बाहर होता है उसको अपन क्राउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको टीथ की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक ब्राउन कलर का पार्ट है और एक व्हाइट कलर का है। तो जो व्हाइट कलर का पार्ट है ना, जो विजिबल होता है, ये ब्राउन कलर का पार्ट है, ये गम में होता है, गम्स में यानी कि मुसूड़ों में होता है। तो ये दिखने वाला पार्ट है, इसी को क्राउन बोलते हैं और इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम एनामल लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बारे में ना डिफरेंट टाइप का जो वर्क है टीथ के और उसकी पोजीशन और नंबरिंग जो है उसके बारे में है। फॉर टीयरिंग, कटिंग एंड च्यूइंग द फूड। कहते हैं कि फूड को काटना, उसको कट करना, मतलब चीरना, फाड़ना, कट करना और च्यूइंग करना यानी कि चबाना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? 4 टाइप्स में। इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलार्स एंड मोलार टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो कि हमारे माउथ में होते हैं। किस किस में? फर्स्ट इंसीजर, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलार्स एंड फोर्थ मोलार्स टीथ। नेक्स्ट इंसीजर्स फॉर बाइटिंग और कटिंग। इंसीजर टीथ का वर्क क्या होता है? बाइटिंग मतलब काटने का वर्क होता है। द फूड को। कैनाइन्स फॉर टीयरिंग द फूड। ये कैनाइन टीथ जो है वो चीरने फाड़ने में वर्क करते हैं। एंड प्री मोलार्स एंड मोलार्स फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। तो प्री मोलार और मोलार टीथ का वर्क होता है क्रश करना यानी कि पीसना। देर आर 4 इंसीजर और 2 कैनाइन्स एंड 4 मोलार्स एंड प्री मोलार्स एंड 6 मोलार्स इन इज द। अगर हर जबड़े की बात करें तो एक जबड़े में इसकी ये नंबरिंग रहती है। तो ये तो रहता है अपना लोअर जा और ये रहता है अपर जा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी पोजीशन है और ये इसका लेफ्ट पार्ट है एक जा का और ये राइट पार्ट, और इसी तरह से अपर जा में ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। यहाँ पर जो इंसीजर टीथ है वो उसकी जो नंबरिंग है वो 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से जो कैनाइन टीथ है जिसको ऊपर इसकी पोजीशन बताई गई है, यहाँ पर 1 एंड इधर से 2, तो 2 क्या रहेंगे? कैनाइन टीथ। नेक्स्ट जो है 1, 2 और इधर से भी क्या रहेंगे? 1 एंड 2, ये रहेंगे प्री मोलार्स और टोटल हो गए 4 टीथ। प्री मोलार्स कितने रहेंगे? 4। नेक्स्ट मोलार टीथ जो है वो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, तो 3 एंड 3 6। तो ये जितने नंबर के लोअर जा में जो टीथ की नंबरिंग है, इसी तरह से नंबरिंग जो है वो अपर जा में रहती है। नेक्स्ट जो टीथ की पोजीशन है या जो नंबरिंग है उसको एक टेबल की थ्रू इसको शो कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है 2, 1, 2, 3। तो इस तरह से ही जो इंसीजर टीथ होंगे वो 2 और कैनाइन्स है 1, प्री मोलार्स 2 एंड मोलार्स टीथ है वो 3 रहेंगे। तो ये जो होते हैं वो एक जबड़े में एक पार्ट का, यानी कि एक पार्ट लेफ्ट और एक पार्ट राइट। इसी तरह से अपर जा में देखें तो एक पार्ट राइट एंड एक पार्ट लेफ्ट का रहेगा। तो टोटल 4 पार्ट हो गए। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पर लेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर लेटर को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। चलो इसको देखते हैं किस तरह से। तो नंबर ऑफ टीथ इन द अपर जा और नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर जा। ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में टीथ की नंबरिंग। और अगर अपर जा में देखें तो एक राइट पार्ट होगा और एक लेफ्ट पार्ट होगा। इसी तरह से लोअर जा में भी राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट होगा। उसमें इस तरह से क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिमिलर होते हैं। बिकॉज ऑफ टीथ आर द सिमिलर इन नंबरिंग एंड पोजिशन से राइट हाफ पार्ट कंपेरिजन टू लेफ्ट हाफ पार्ट। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें रहता है। तो यहाँ पर जो है इंसीजर टीथ है, इंसीजर टीथ की जो नंबरिंग है वो एक राइट हाफ पार्ट के कौन से? अपर जा में देखा जाए तो 2, कैनाइन्स 1, प्री मोलार्स 2 एंड मोलार्स 3। ये देखो यहाँ पर अलाउ हो रहा है ना। तो इसी तरह से ये वापस से यहाँ रिपीट करेंगे और इसको यहाँ रिपीट कर देंगे और यहाँ वापस से रिपीट कर देंगे और टोटल हम नंबरिंग देख लेंगे कि इंसीजर टीथ जो है अपने पूरे मुंह में कितने होंगे, माउथ में कितने होंगे? 2, 4, 6, 8। टोटल कितने हो गए? 8। नेक्स्ट कैनाइन टीथ है 1, 2, 3, 4। टोटल कितने हो गए? 4। इसी तरह से प्री मोलार्स 2, 4, 6, 8।
ये हो गए 8। नेक्स्ट मोलार्स टीथ 3, 6, 9, 12, तो टोटल कितने हो गए 12 टीथ। तो इस तरह से अगर अपने टोटल इसकी जो नंबरिंग को ऐड करें तो टोटल आ जाते हैं 32। तो 32 इस तरह से आते हैं। इस तरह से इसकी नंबरिंग और पोजीशन रहती है। नेक्स्ट अपना है केयर ऑफ टीथ, मतलब दांतों की क्या रखना है, उनकी संभाल रखनी है दांतों की। अगर आप दांतों की संभाल नहीं रखोगे तो टीथ विल बी डिस्ट्रॉय। ओके, तो अपने जो खाने का वर्क होता है वो दांतों पे तो डिपेंड रहता है टीथ पे। अगर अपनी अच्छे से केयर नहीं रखेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे। द केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी ईट फूड, कहते हैं कि टीथ का जो केयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं सम पार्टिकल्स रिमेन स्टक इन बिटवीन और ऑन द टीथ, कुछ पार्टिकल्स है वो या तो दांतों के बीच में या उनके ऊपर चिपके रह जाते हैं। स्टक मीन चिपकना। दीज पार्टिकल्स इज नॉट रिमूव और फ्रॉम डेंटल प्लेक्यू, ये पार्टिकल्स है ये अपने आप जो है दांतों की लेयर से हटते नहीं है। और व्हेन विच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, जो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फूड आइटम्स होते हैं, कुछ टाइम बाद है बैक्टीरिया को क्रिएट कर देते हैं और थाउजेंड्स की नंबरिंग में रह जाती हैं। और दीज बैक्टीरियाज कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, शुगर यानी कि जो फूड आइटम्स होते हैं ना, है ना, कार्बोहाइड्रेट का भी क्या एक पार्ट है शुगर, और उस शुगर को यानी कि खाने के जो भी पार्टिकल्स आप कुछ भी खाओ चाहे उसके क्या रहता है, फूड पार्टिकल्स अगर दांतों के ऊपर चिपक कर रह जाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर जो बैक्टीरिया जो बने हैं उनसे फूड पार्टिकल से, और वो उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और एसिड इज द हार्मफुल सब्सटेंस। एसिड क्या होता है, इसकी नेचर हार्मफुल होती है अगर अपनी ये बॉडी में इसकी क्वांटिटी या ज़्यादा हो जाए तो। दिस एसिड अटैक्स द एनामल, फिर ये एसिड किस पे, एनामल पे अटैक करता है। बिकॉज ऑफ एनामल इज द आउटर पार्ट ऑफ आवर टीथ या आउटर लेयर ऑफ आवर टीथ, कहते हैं कि दांतों की जो बाहर की जो लेयर रहती है वो क्या होती है, एनामल ही होती है। फिर दिस फर्दर द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज और होल्स इन द टीथ, तो इस तरह से क्या रहता है, दांतों के ऊपर कैविटीज बन जाती है या होल्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके अटैक से, एनामल के अटैक से दांतों पर, एसिड के अटैक से एनामल पे, और एनामल जब हट जाएगी तो दांतों में कैविटी बन जाएंगे या होल्स बन जाएंगे। Thus it is the necessary to brush our teeth after eating anything or at least twice a day, कहते हैं कि इस तरह से क्या हो जाता है, नेसेसरी यानी कि जरूरी हो जाता है, कुछ भी हम खाएं तो उसके बाद हम टीथ को ब्रश करें या दिन में कम से कम 2 बार, यानी कि ये भी करना बहुत जरूरी है, दिन में कम से कम 2 बार हमें ब्रश करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है रन थ्रू, यहाँ पर इसके बारे में ये बताया गया कि अपन लोगों ने पीछे जो है प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस वीडियो में क्या कुछ पढ़ा था, तो थोड़ा ये रिपीट में है। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। कहते हैं कि मेन जो स्टेप रहते हैं डाइजेशन के, अपने अगर बॉडी में जो न्यूट्रिशन के अपने खाने को ईट करते हैं ना, ईट करने के बाद में वो किस किस पोजीशन में या कौन कौन से स्टेप से वो वहाँ पर कैरी करता है, तो वो ये स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन, इंजेक्शन का मीन होता है कि अपन वो फूड को जब है माउथ के अंदर इंटर करते हैं। फिर नेक्स्ट है डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से डाइजेशन होता है, माउथ से, यानी कि मुंह से जो फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है ना। द डाइजेशन ऑफ फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम द आवर माउथ, और विच कंपाउंड इज डाइजेस्टेड फर्स्ट, द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या, स्टार्च, स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होने के बाद, यानी कि जो फूड का जो डाइजेशन है माउथ, और माउथ के बाद में वो कहाँ होता है, माउथ के बाद में वो अपने स्टोमस में होता है। नेक्स्ट डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन का मीन होता है अवशोषण, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। तो वो उसके ऊपर घिरी रहती है और उसको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीन होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो बॉडी के अंदर अपना वर्क करना, यानी कि वो यूज होना, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को, यानी कि जो एब्जॉर्ब कर लिए, पहले डाइजेस्ट होंगे फिर एब्जॉर्ब कर लिए, और एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ही होते हैं, फिर उनका जो क्या होता है, यूटिलाइज होना, वही एसिमिलेशन होता है, उनका काम करना। फिर नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन का मीन होता है कुछ फूड पार्टिकल्स क्या है, अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, वो रेक्टम में स्टोर होंगे और एनएस के थ्रू उनको बाहर सिक्रेट
कर देते हैं। तो ये जो स्टेप रहता है इसको बोलते हैं इजेशन। नेक्स्ट बच्चों है द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स इंक्लूड माउथ, ओसोफिगस, स्टोमस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। कहते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स, कहते हैं कि मनुष्य की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी कि जो आहार नाल होती है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, माउथ, ओसोफिगस, स्टोमस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। The salivary glands, liver and pancreas are also associated with the alimentary canals. कहते हैं कि कौन कौन जुड़े होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, सेलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज, है ना। और नेक्स्ट देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन एडल्ट्स। एडल्ट्स की बात की जाए तो उसमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं, और चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 years हैव ए सेट ऑफ 20 टेम्पररी और मिल्क टीथ। कहते हैं कि जब 8 साल तक बच्चे हो जाए तो उनके बॉडी के या माउथ में कितने आ जाते हैं, 20 टेम्पररी टीथ आ जाते हैं, या जिनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना टीथ जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा था कि ओसोफिगस। ओसोफिगस मतलब जो बीच की जो माउथ कैविटी से, बक्कल कैविटी से लेकर और स्टोमस के बीच, यानी कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो भी अपनी फूड पाइप रहती है उसको अपन बोलते हैं ओसोफिगस। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन या पोजीशन किस तरह से होती है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि फ्रॉम द माउथ द फूड इज pushed down into the next organ called the food pipe और ओसोफिगस। कहते हैं कि मुंह के बाद में जो फूड को आगे पुश करते हैं तो वो कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप या ओसोफिगस में पहुंचता है। इट एक्ट्स एज पैसेज टू कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमस। कहते हैं कि ये एक पास यानी कि एक मार्ग, एक पाथ प्रोवाइड करता है जहाँ फूड जो है वो माउथ से लेकर माउथ से स्टोमस तक पहुंच पाए। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द ओसोफिगस। कहते हैं कि कोई भी फूड पार्टिकल्स का जो है वो डाइजेशन ओसोफिगस में नहीं होता है। द फूड इज पुश्ड डाउन इन ए वेव लाइक मोशन कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्शंस ऑफ द ओसोफेगस मसल्स। कहते हैं कि यहाँ पर जो है पुश्ड है ना, वो कहाँ होता है, वो स्टोमस में पुश हो जाता है डाउन इन द वेव लाइक मोशन। और किसके थ्रू होता है वेव लाइक, मतलब वेवलेंथ के थ्रू जो है ना, यानी कि इसके अंदर ओसोफिगस में हलचल सी होती है तो करके फूड आगे ट्रेवल करता है। कॉज्ड बाय द, और वो क्यों किस वजह से होता है, वो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब इस फूड पाइप का पिचकना, ठीक है, और रिलैक्शन मतलब वापस उसी पोजीशन में आ जाना। तो इस तरह से वो क्या होती है, वो पिचकती है फिर फूल जाती है, पिचकती है फूल जाती है। तो ये इसके अंदर सिस्टम रहता है, और जिसके थ्रू जो फूड है वो आगे ट्रेवल करता है। उस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओसोफेगस में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। दिस वेवी मोमेंट्स इज कॉल्ड पेरिस्टेसिस। इसको क्या बोलते हैं, जो इसके अंदर मूवमेंट आती है यानी कि वेव्स क्रिएट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टेसिस, विच इज ऑब्जर्व थ्रू द एलिमेंट्री कैनल। जो किस में होता है, एलिमेंट्री कैनल में होता रहता है। तो यहाँ पर आपको मूवमेंट ऑफ फूड इन ओसोफिगस यहाँ पर बताया गया है कि फूड जो होता है वो माउथ से ओसोफिगस में इंटर करता है, ये फूड पार्टिकल्स है। फिर ओसोफिगस में क्या होती है, मूवमेंट्स होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होगा, फिर वो आगे क्या होगा, ट्रेवल करेगा। और ये इसकी क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके अंदर की जो मांसपेशियां मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है। और मसल से रिलैक्स, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मतलब वो पिचकेगी, तो पीछे से उसको पुश करेगी, धक्का देगी, जैसे ये आगे, और फिर आगे जाना हो तो उसमें अंदर रिलैक्स होना चाहिए, फूलनी चाहिए। तो इस तरह से स्टोमच में फूड जो है वो इंटर कर जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अपने हैं स्टोमच के बारे में, है ना, स्टोमस के बारे में। स्टोमस इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इट कंसिस्ट एसिडिक नेचर। इसके अंदर कैसा रहता है, एसिडिक नेचर रहता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रहता है, उसकी वजह से इसका नेचर जो है वो एसिडिक रहता है। द स्टोमस इज ए जे शेप्ड और थिक वॉल्ड। इसकी शेप तो जे की, जे जो इंग्लिश का लेटर होता है ना उसके जैसी होती है, और थिक वॉल्ड, थिक मतलब मोटी इसकी वॉल होती है इंटरनल। बैग लाइक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर कैसी होती है, थैला या बैग की तरह होता है।
द स्टोमच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट होता है चौड़ा, यानी कि अगर देखें ना एलिमेंट्री कैनाल जितनी भी है ना, कहाँ से, फ्रॉम द माउथ टू एनस, वहां तक बीच में देखा जाए तो वाइडेस्ट एक चौड़ा पार्ट होता है ना, वो किसका होता है, स्टोमच का ही होता है। इट स्टोर फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय स्क्रीटिंग गैस्ट्रिक जूस एंड बाय मस्कुलर और चर्निंग्स। कहते हैं कि ये क्या करता है, फूड को एक तो स्टोर करता है ना, एंड डाइजेस्ट करता है, और बाय स्क्रीटिंग गैस्ट्रिक जूस, है ना, और किसके थ्रू, जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है तो उससे फूड को, डाइजेस्टिव फूड को स्टोर करेगा बाय मस्कुलर चर्निंग, और उसके साथ साथ इसके गैस्ट्रिक एसिड जो होती है ना, इसकी मस्कुलर चर्निंग से क्या होता है, ये सिक्रीट होता है। यहाँ पर तो दिया है कि द गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। कहते हैं ये जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो सिक्रीट होता है ना, इसकी जो स्टोमस की क्या होती है, मसल्स होती है, याद रखना इसकी जो इंटरनल मसल्स होती है ना, उनसे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। उसके अंदर कंसिस्ट, मतलब उसके अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम। तो गैस्ट्रिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक तो, और एक क्या होता है, एंजाइम होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। These enzymes break down the proteins present in food। कहते हैं कि ये जो एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक एसिड इसको सिक्रीट करती है, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है ना, और इनटू सिंपलर सब्सटेंस, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, जो क्या हो, बाद में डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। द एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया दैट कम अलोंग द फूड। फिर इसके अंदर साथ में गैस्ट्रिक एसिड किसको सिक्रीट करता है, अपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, किल करता है, यानी कि मारने का वर्क करता है, किसको, फूड के साथ आए या वहां फूड के अंदर ही क्रिएट हुए बैक्टीरिया को, है ना, या जो क्या वो फूड के साथ आए उनको भी किल करता है। द स्टोमस हैज ए इनर लाइनिंग कॉल्ड म्यूकसा। कहते हैं स्टोमस के अंदर क्या आता है, मसल्स के अंदर लाइनिंग होती है, यानी कि जो लाइनिंग स्ट्रक्चर होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द स्टोमस फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो म्यूकोसा होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो डैमेज ना करे, यानी कि जो अपने स्टोमस की जो इनर वॉल होती है उसको डैमेज करेगा, है ना। HCl तो उसकी नेचुरलिटी ऐसी है कि एसिड जो अपने डिसएडवांटेज देते हैं ये उसको डैमेज करेगा, उससे बचने के लिए क्या होता है, वहां पर म्यूकोसा होता है। ठीक है ना, तो म्यूकोसा का वर्क जो है इतना ही है कि ये जो HCl है उसकी एसिडिक नेचर है, उससे क्या करे, ये स्टोमस को बचा पाए, कौन, म्यूकोसा। द फूड गेट्स पार्टियली डाइजेस्टेड इन द स्टोमस। अब इस तरह से जो फूड जो है वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होकर वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। द फाइनल एंड द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं लास्ट में यहाँ पर तो फूड पार्टिकल्स का क्या होगा, डाइजेशन होगा, डिफरेंट टाइप के, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इनका डाइजेशन होगा। बट लास्ट में जितने भी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं, उनका लास्ट में कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना इसमें टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है ना ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि इंटरनल जो है ना पजल स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इसके 3 पार्ट बताए हैं, ड्यूडेनम और जेजुनम एंड इलम। ठीक है, तो इसके क्या 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए। ये जो डेडोनम है, जे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्टोमस से स्टार्ट होकर और इसके अंदर इंटर करता है ना, क्रॉस करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये डेडोनम पार्ट होगा, बीच का जेजुनम होता है, और लास्ट में जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो इंटर करता है उसको इलम बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स कंप्लीट। कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये जो है ना अपना जितनी भी फूड पाइप होती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, कहाँ से, माउथ टू अनस तक होती है, उसमें जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट सबसे लंबा जो पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही होता है। अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर इन लेंथ, कितना होता है, लगभग 6 मीटर का होता है। एंड इज अरेंज्ड इन कॉइल्स, मतलब कॉइल्स की तरह होता है, यानी कि स्प्रिंग की तरह ये घूमी घूमी स्ट्रक्चर सी रहती है। और इट इज ट्यूबुलर इन शेप एंड हैज 3 मेन पार्ट्स। इसकी शेप जो होती है वो ट्यूबुलर होती है और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, डेडुनम, जेजुनम एंड इलम। ठीक है, नेक्स्ट द
सेमी डाइजेस्टेड फूड यानी कि कायम, और रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोमच गेट्स डाइजेस्टेड और इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय लीवर एंड पैंक्रियास। कहते हैं सेमी डाइजेस्टेड। सेमी डाइजेस्टेड का मीन होता है कुछ पचा और कुछ नहीं पचा, है ना। कुछ मान लो थोड़ा बहुत पार्ट पच गया और कुछ पचे बिना यानी कि डाइजेस्ट हुए बिना रह गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। और वो कहाँ से आता है, वो स्टोमच से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, यानी कि रिसीव्ड फ्रॉम द स्टोमच। यानी कि अनडाइजेस्ट या जो कंप्लीट डाइजेस्टेड नहीं होता या जो कायम होता है ना, जो स्टोमच में अध पचा सा रहता है, वो जो है वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है और गेट्स डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, सिक्रेटेड बाय लीवर एंड पैंक्रियास। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, लीवर एंड पैंक्रियास से सिक्रेट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका वो रहता है लीवर। तो लिवर इज द ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमन। कहते हैं कि अपर एब्डोमन मतलब होता है कि जो डाइजेशन रिलेटेड जो भी पार्ट रहता है ना अपना, उसको एब्डोमन बोलते हैं। तो एब्डोमन के क्या रहता है, ये राइट पार्ट में जो प्रेजेंट रहता है लीवर। इट इज द रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश मतलब रेड, ब्राउन मतलब ब्राउन कलर का, तो रेड और ब्राउन के मिक्स कलर होगा, उसको रेडिश ब्राउन बोलते हैं। रेडिश ब्राउन कलर में ये रहता है। एंड स्क्रीट्स बाइल जूस, और किसको स्क्रीट करता है, बाइल जूस को स्क्रीट करता है। ये लाइन रखना भी, ये बाइल जूस को स्क्रीट करता है। और इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। कहते हैं कि बाइल जूस जो लीवर से सिक्रीट होता है और उसको स्टोर जो होता है वो कहाँ होता है, सैक कोल्ड, मतलब एक थैली में, जिसको गैल ब्लैडर बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ डायग्राम दिया होगा, आपको देख रहे हो, ये जो टू ग्लोबुल्स क्या रहते हैं, लीवर के रहते हैं, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर में जो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी क्या है, ये लीवर है। यहाँ जो आपको ग्रीन कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको ही बोलते हैं गैल ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं, गैल ब्लैडर। इसकी जो टू ग्लोबुल्स है लीवर की, यहाँ से सिक्रीट तो होता है क्या, बाइल जूस। क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट होता है। और जो स्टोर होके किस में रहेगा, ये देखो ये पाइप सी लगी ना, इसके थ्रू ये क्या होता है, इस थैली के अंदर, इस पाउच के अंदर चला जाता है, और यहाँ जाकर ये क्या रहता है, बाइल जूस स्टोर होता है। तो अच्छे से लर्न करना इस चीज को। बाइल जूस विल बी स्क्रीट फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर। स्क्रीट तो लीवर से होता है और स्टोर कहाँ रहता है, गैल ब्लैडर में रहता है। फिर यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये ऐसे करके, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ डेडोनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो जेल यहाँ ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ से स्टोमच वाली पाइप यहाँ पर आउट हो रही है, ये इंटर किस में हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो रहा है। तो ये पाइप में आकर ये गैल जो बाइल जूस है ये स्क्रीट हो जाता है। और ये जो आपको यहाँ पर येलो लाइक स्ट्रक्चर दे रखी है, ये होती है हमारा पेंक्रियास। ठीक है, तो नेक्स्ट, बाइल जूस ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉलर फैट्स ग्लोबुल्स। जब अब आपको ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बाइल जूस होता है ना, उसका वर्क क्या रहता है, बाइल जूस जो है वो फैट की जो लार्ज ग्लोबुल्स होते हैं, यानी कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं फैट के, उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉलर ग्लोबुल्स पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है ना। तो स्मॉल होंगे तभी तो वो डाइजेस्ट होंगे ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्यूल्सिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, एम्यूल्सिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि व्हेन लार्ज ग्लोबुल्स पार्ट्स ऑफ फैट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ ग्लोबुल्स बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्यूल्सिफिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, एम्यूल्सिफिकेशन बोलेंगे। द डाइजेस्टिव जूस सेज देन फर्दर ब्रेक्स these particles into fatty acids and glycerol। फिर जो डाइजेस्टिव जूस है, बाद में जो एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है ना, वो क्या करता है, इन जो स्मॉल पार्टिकल्स फैट के होते हैं, इनको ब्रेक कर दीज पार्टिकल्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फिर इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट अपना जो ऑर्गन्स रहता है वो है पेंक्रियास। पेंक्रियास इज ए ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टोमच। पेंक्रियास भी एक ग्लैंड है जो स्टोमस के नीचे उसकी पोजीशन रहती है। इट सिक्रेट्स पेंक्रियाटिक जूस एंड
रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है और वो किसके अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। द एंजाइम प्रेजेंट इन द पेंक्रियाटिक जूस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल सुगर्स यानी कि ग्लूकोज। कहते हैं कि पेंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम रहता है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। एंड प्रोटीन्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स कॉल्ड द अमीनो एसिड। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा, पेंक्रियाटिक जूस। यानी कि पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा यानी कि ग्लूकोज में, और प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते जो भी प्रोसेस रहती है किसकी, डाइजेशन की, वो सारी की सारी किसके अंदर कंप्लीट हो जाती है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दी गई है कि जो बाइल जूस की अपन ने बात की है ना कि उसके अंदर किसी भी टाइप का एक है ना एंजाइम नहीं होता, बट ये क्या करता है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। तो यही बताया कि बाइल डज नॉट कंटेन्स एनी एंजाइम, इट डज नॉट डाइजेस्ट फैट्स बट ब्रेक्स लार्जेस्ट फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। कहते हैं बाइल के अंदर किसी टाइप का एंजाइम नहीं होता और ये क्या करता है, फैट का डाइजेस्ट भी नहीं करता है और ये ब्रेक डाउन करता है लार्जेस्ट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, फैट के लार्जेस्ट को स्मॉल में। These smaller globules are then digested or broken into simpler substance by digestive juice। फिर ये जो small globules होते हैं ये broken और या digest हो जाते हैं किसकी वजह से, digestive juice की वजह से, containing fat और digesting enzyme। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, फैट और digestive enzyme होते हैं, उनकी वजह से ये डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 250 स्क्वायर मीटर्स, दैट इज द अबाउट द साइज ऑफ टेनिस कोर्ट। कहते हैं जितना टेनिस कोर्ट का साइज होता है ना उतना लगभग हो जाता है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 250 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर्स होता है जितना एक टेनिस कोर्ट का होता है। दिस इज लार्ज एरिया इज एट्रीब्यूटेड टू द न्यूमरस विलेई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। और ये जो लार्ज एरिया होता है उसके ऊपर किसकी प्रेजेंस रहती है, विलेई की रहती है। ये विलेई जो होती है ना, ये क्या करता है, ये फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, अपने नेक्स्ट जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे ऑब्जॉर्प्शन के बारे में उसमें हेल्प करता है। विलेई जो है ये इसके अंदर होते हैं। तो इस तरह से अगर अपने स्ट्रक्चर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये रहती है मसल्स लेयर, है ना, पहले आउटर लेयर है, उसके बाद मसल्स लेयर रहती है, फिर म्यूकोसा रहता है ना, जैसे कि म्यूकोसा अपन ने पढ़ा था ना स्टोमस में होता है, और जो क्या करता है, मतलब लाइनिंग स्ट्रक्चर होती है जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो एसिडिक नेचर है उससे बचाता है उसको। फिर नेक्स्ट जो है ये विलेई रहती है ना, और फिर ये विलेई जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि यहाँ पर आपको आउटग्रोथ इसकी दिखा रखी है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, और ये एरेटरी है और ये वैन है, ब्लू कलर की वैन रहती है, और इस एरेटरी में जो है मतलब ऑक्सीजन फॉर्म में जो ब्लड होता है वो एरेटरी, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रहता है जो वैन रहता है। ठीक है ना, तो ये ब्लड कैपिलरीज के बारे में था। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहता है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड का डाइजेशन हो गया, फिर नेक्स्ट क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन। After complete digestion, the soluble food gets absorbed in the small intestine through minutes finger-like projections called villi, यानी कि सिंगुलर विलेस बोलते हैं उसको। कहते हैं कि अगर फूड का डाइजेशन हो जाए फिर बाद में कुछ ही मिनट बाद क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और वो किसके थ्रू होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल स्ट्रक्चर पर, और विलेई तो इसकी जो है एक तरह से मतलब बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे तो उसको विलेई बोलेंगे, और सिंगुलर जो रहते हैं मल्टीपल में अगर हो गए तो उसको विलेई बोलते हैं, और सिंगुलर में रहेंगे तो उसको विलस बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल या इनर लाइनिंग पर रहते हैं। द विलेई आर रिकली सप्लाइड विद ब्लड्स और वेसल्स और कैपिलरीज। तो फिर विलेई जो होते हैं ना, जो फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये ब्लड वेसल्स को पहुंचा देते हैं, और दिस विलेई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन और फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये जो विलेई एरिया ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, किसमें, फूड को
ऑब्जर्व करने में यानी कि एब्जॉर्प्शन में बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑल्सो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन have numerous folds that increases the surface area for absorption। इसका जो फोल्ड्स है मतलब स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो भी क्या कर देते हैं फूड का जो डाइजेशन है उसके सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन विले। अब डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो वो किसके थ्रू, हेल्प तो कौन करेंगे, विले ही करेंगे, है ना। एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया उसको बढ़ाएंगे, बट एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है, जो कहाँ रहते हैं, जो विले में रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो अपना रहता है वो है एसिमिलेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का जो है उसका यूज होना, यूटिलाइज करना, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की ओर पार्ट की ओर पहुंचना। द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर देन कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। कहते हैं कि ब्लड के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब किया गया फूड है वो उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, ब्लड का जो सिस्टम रहता है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। और फॉर यूटिलाइजेशन यानी कि उसके वर्क के लिए, यूज के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, और इवन स्टोरेज और या उसके स्टोरेज के लिए। ग्लूकोज ऑन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन और इनहेल्ड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज एनर्जी। कहते हैं ग्लूकोज का यूज जो है वो किस में आ जाता है, एनर्जी को क्रिएट करने में, यानी कि जब अपन क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर खींचते हैं, और फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा और उसके साथ ग्लूकोज मिलेगा तो अपने को एनर्जी मिलेगी, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो उसके थ्रू अपने को एनर्जी मिलती है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, मतलब फैट से और फैट से वो जो एंजाइम के थ्रू फैट जो होती है वो लास्ट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंडर द स्किन एज एनर्जी रिजर्व्स। कहते हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये अपनी बॉडी के अंदर जो स्किन है ना, उसके लेयर है उसके अंदर रिजर्व रहते हैं, यानी कि इन फ्यूचर जब अपने को बॉडी को एनर्जी की नीड हो तो ये उसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो इनकी जो स्टोरेशन है, अगर उसकी स्टोरेज है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की ज़्यादा हो जाए तो जो भी ह्यूमन है वो ओबेसिटी को से सफरिंग करता है, यानी कि उसके अंदर मोटापा आ जाता है। अमीनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो इम्यूनो एसिड होते हैं, और इम्यूनो एसिड किस तरह से ये डिवाइड होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स के कंपाउंड होते हैं लार्ज कंपाउंड, वो अपने स्मॉलर कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं एंजाइम के थ्रू, तो वो अमीनो एसिड्स होते हैं। और अमीनो एसिड्स होते हैं वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करने में वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहती है वो है अपना लास्ट जो ऑर्गन रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज पास्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज ए 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब दैट एब्जॉर्ब्स water and necessary salts from undigested food, or in the large intestine no digestion take place। कहता है कि अनडाइजेस्टेड फूड हो या अनअब्जॉर्ब्ड हो, मतलब या तो फूड का डाइजेशन नहीं हो या फूड के जो पार्टिकल्स है उनका एब्जॉर्ब नहीं हो, वो फूड पार्टिकल्स है या फूड है वो कहाँ पास हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इट इज ए 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये जो ट्यूब होती है वो कितनी 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। दैट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स, और वो क्या करते हैं इन अनडाइजेस्टेड फूड या अनअब्जॉर्ब फूड से भी वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन टेक प्लेस। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता फूड का। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो बचा पार्ट है ना, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के जो अनडाइजेस्ट फूड है उससे वाटर का और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो कहाँ पुश हो जाता है, रेक्टम में। द सॉलिड्स वेस्ट इज स्टोर इन द रेक्टम और इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एंड एक्सपेल्ड और फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफेकेशन। कहते हैं अब जो सॉलिड वेस्ट होता है ये स्टोर रहता है रेक्टम में, और फिर बाद में यहाँ तो जिस फॉर्म में रहता है उसको फीसेस बोलते हैं या एक्सपेल्ड बोलते हैं। द बॉडी थ्रू एनएस बाय ए प्रोसेस, है ना, फिर इस फूड पार्टिकल्स को या सॉलिड पार्ट को क्या करते हैं बॉडी से बाहर सिक्रेट करते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं डिफेकेशंस। क्या बोलते हैं, डिफेकेशन।
नेक्स्ट जो है वो अपने जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स के बारे में अपने स्टडी की थी उनके बारे में एक तरह से नेक्स्ट जो रिपीट के फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर बॉक्सेस दिए डिफरेंट टाइप के। माउथ, फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हेयर विद द हेल्प ऑफ टंग एंड टीथ। यहाँ पर फूड पार्टिकल जो टंग और टीथ की हेल्प से डिवाइड हो जाती हैं या ब्रेक डाउन हो जाती हैं। सेलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट इन सेलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च और सेलाइवा लुब्रिकेंट्स फूड। कहते हैं कि सेलाइवरी एमाइलेज होता है वो सेलाई में प्रेजेंट होता है और वो साथ में फूड का जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और साथ में फूड को लुब्रिकेंट्स यानी कि उसको स्मूथी भी बनाता है। नेक्स्ट, ओसोफेगस फूड पाइप, फूड इज पुश्ड डाउन टू द स्टोमच ड्यू टू पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। कहते हैं कि जो स्टोमच के अंदर जो फूड आता है वो पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है जो कि ओसोफेगस में होती है। नेक्स्ट, स्टोमच इट secretes gastric juice contains हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड अदर डाइजेस्टिव जूस। इसके ये क्या सिक्रेट करता है स्टोमच से? गैस्ट्रिक एसिड को, जूस को, गैस्ट्रिक जूस